हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आज प्रैक्टिस से 3 कराने वाला हूं, जो कि हमारे ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट होगा। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो मैंने 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछे गए क्वेश्चनों में से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप ज़रूर देखिए। और ये फ्रेंड्स, मैं 38 से लेकर और 70 तक कराने वाला हूँ, जो कि इसमें से 40 क्वेश्चन होंगे हमारे जीके के। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में झरनी नृत्य किस समुदाय का समृद्ध लोक नृत्य है। तो बताना है कि बिहार में झरनी नृत्य जो है वह किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा मुस्लिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो झरनी नृत्य है यह मुस्लिम समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। और यह किस समय में आयोजित किया जाता है? तो मुहर्रम के समय में। याद रखिएगा इसको, मुहर्रम के समय में आयोजित किया जाता है। और हिंदू का एक लोक नृत्य है जो कि बिहार में, वो है झिझिया। क्या है? झिझिया है, जो कि यह जो है दुर्गा पूजा के समय में, इसको दुर्गा पूजा के समय में आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा झिझिया। और फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे दुर्गा पूजा में विद्यापति नृत्य, दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से यह किया जाने वाला नृत्य है। एक विद्यापति नृत्य भी है, एक झिझिया नृत्य हो गया, और एक होता है विद्यापति नृत्य। ये भी दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला एक नृत्य है, जो कि ये भी दुर्गा पूजा में ही इसको किया जाता है। तो यह विद्यापति नृत्य जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला भी है पूजा। और झिझिया भी है, वो भी पूजा के अवसर पर स्त्रियों द्वारा ही सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। तो ये दोनों याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर इसका बी हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। मुहर्रम के समय में झरनी नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है किस ओर है। तो बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है वह किस ओर है, पूछ रहा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल जो है दक्षिण की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। और यह दक्षिण गंगा के मैदान में पटना, गया, भोजपुर, रोहतास क्षेत्र आते हैं। और हमारे ये तीन ऐसे ये जिले हैं जो आते हैं। कौन कौन? तो पटना आता है, उसके बाद से गया आता है फ्रेंड्स, उसके बाद से हमारा भोजपुर आता है, जो कि आरा जिला को हम लोग बोलते हैं। भोजपुर आरा जिला ही है। भोजपुर, पटना, गया और भोजपुर, ये 3 ऐसे जिले हैं जो कि यह दक्षिणी गंगा के मैदान में आते हैं। तो याद रखिएगा इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना जो है किसकी इकाई है। तो बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना जो है वह किसकी इकाई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय तेल निगम की इकाई है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है भारतीय रेल निगम की इकाई है, और इसकी स्थापना जो है रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वह रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी, याद रखिएगा। और कब की गई थी? तो 1964 से यह कार्यरत हुआ था, मतलब 1964 से इसे स्टार्ट होने लगा। याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय तेल निगम। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है बिहार राज्य के किस प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल हैं। बताना है कि बिहार राज्य के किस प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल हैं। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्योंकि बिहार राज्य के किस प्रमंडल में 4 से अधिक जिले शामिल हैं, तो पटना, मुंगेर, मगध और तिरहुत। बता दें आपको, पटना है, मगध है और मुंगेर है और तिरहुत भी है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स तिरहुत प्रमंडल में जो है इसमें पटना में इसमें तो आटेगा नहीं, लेकिन इसको लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। पटना में जो है वह नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, ये 5 हैं, मतलब 4 से अधिक आते हैं जिले। कौन कौन है पटना में? पटना प्रमंडल में नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले आते हैं। तो ये पटना के हो गए। और मुंगेर में जिलों के नाम जो है वह लखीसराय हो गया, लखीसराय आता है, शेखपुरा आता है, जमुई आता है, खगड़िया आता है और बेगूसराय आता है। तो ये 5 जिले हैं जो कि 4 से अधिक जिले हैं, जो कि मुंगेर जिले के अंतर्गत में आते हैं, मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत में आते हैं। और ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत में 5 जिले आते हैं, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। और मगध जो है, मगध प्रमंडल के अंतर्गत में 5 जिले आते हैं, जैसे में गया हो गया, जहानाबाद हो गया, ये रूट में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। तो ये 5 जिले हैं जो कि मगध प्रमंडल में आते हैं। और तिरहुत में मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया और वैशाली हो गया, याद रखिएगा। तो इसमें भी 5 जिले हैं, जैसे मुजफ्फरपुर 1, सीतामढ़ी 2, शिवहर 3, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण पहले एक ही था चंपारण, लेकिन 2 भागों में बांट दिए गए इसको 1917 के बाद। तो ये उसके बाद से वैशाली आता है। तो तिरहुत में मतलब कि 4 से अधिक जिले आते हैं इसमें भी। तो याद रखिएगा, ये मैंने बता दिया, अगर आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। फिर से मैं एक बार तिरहुत का बता देता हूँ। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर आते हैं, सीतामढ़ी जिले आते हैं, शिवहर आते हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली। तो ये 5 से 6 जिले आते हैं, याद रखिएगा। तो पटना में 5 हो गए, 4 से अधिक, मुंगेर में भी 4 से अधिक, मगध में भी प्रमंडल में 4 से अधिक और तिरहुत प्रमंडल में भी 4 से अधिक। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो 42 का आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया। जो कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो ये महेंद्र मिश्रा को दिया गया, याद रखिएगा। और ये उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए इनको भारतीय शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को बांग्लादेश के ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से विश्व मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए इनको सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र मिश्रा को बांग्लादेश में जो आयोजन हुआ था ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में आयोजन प्रधानमंत्री वहाँ की जो है बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने इनको पुरस्कार दिया था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। तो याद रखिएगा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, CD देशमुख के नाम पे किया गया है। मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो CD देशमुख के नाम पे किया गया है। जो कि मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नाम है चिंतामन देशमुख, उनका पूरा नाम है CD देशमुख का चिंतामन देशमुख स्टेशन, याद रखिएगा इनका पूरा नाम है। तो CD देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। CD देशमुख जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, RBI के प्रथम गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं, याद रखिएगा।
गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं आरबीआई के प्रथम। इसको फ्रेश लिख देता हूँ, प्रथम, सेकेंड फ्रेंड्स, प्रथम गवर्नर भी रह चुके हैं। याद रखिएगा। मुंबई चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नामकरण किसके नाम पे किया गया? तो सी डी देशमुख के नाम पे किया गया, और सी डी देशमुख आरबीआई के प्रथम गवर्नर भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन बनी? तो महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम कौन बनी? तो आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई इंडियन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि मुंबई जो है महिला प्रीमियर लीग WPL जिसको बोलते हैं, WPL महिला प्रीमियर लीग का यह पहला सत्र था जो कि इंडियन की पहली टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को पराजित कर खिताब अपने नाम किया था। याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल जो है वह उप विजेता रही थी, इसमें उप विजेता रही थी दिल्ली कैपिटल, और विजेता रही थी मुंबई इंडियन। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, ये 2023 का हमारा डाटा है। 2024 में जो है महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी टीम जो है वह बेंगलुरु रही है। याद रखिएगा, बेंगलुरु RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही है। तो ये 2023 का डाटा है जिसमें मुंबई इंडियंस जीती थी और दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दो कणों कुछ दूरी पर रखे हैं, तो यदि कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी जो है अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दो कण बोल रहा है तो 2m गुने 2 स्मॉल m, यहाँ पे कैपिटल M है, यहाँ पे 2 है, तो 4m² हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल m है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यह याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यौन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? तो यौन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? तो आंसर हमारा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा अपरा का विकास हो जाएगा और हमारा एस्ट्रोजन का स्राव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि 3 और 4 हो जाएगा आंसर, 3 और 4 हो जाएगा, अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव। तो जो है शुक्राणु का निर्माण किया जाता है वृषण के कार्य में। याद रखिएगा, वृषण के कार्य में क्या होता है, जो कि वृषण के कार्य में जो होता है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और नर हार्मोन जो होता है, नर हार्मोन उसको टेस्टोस्टेरोन का बोलते हैं, वह नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव किया जाता है उसमें। तो याद रखिएगा, इसमें जो हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा, अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। यह हमारा गलत है, कोलाइड का गुण यह नहीं है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, यह है बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है हमारा, और उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि बी आंसर ही होगा, क्योंकि ये कोलाइड का गुण नहीं बता रहा है। तो कोलाइड इससे गुजरने वाली प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है फ्रेंड्स, यह इसलिए यह गलत है। तो बी जो है गलत है, क्योंकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है और यह बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी सही है। और बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। और कोलाइड कणों का आकार जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो कोलाइड के कणों का आकार जो होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम, कोलाइड के कणों के आकार जो होता है, कणों के आकार का जो व्यास होता है वह कितना होता है? तो 10⁻⁹ और मीटर से लेकर और मीटर टू 10⁻⁷ मीटर होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो है आकार का व्यास होता है, कोलाइड कणों के आकार का व्यास होता है, याद रखिएगा।
जो कि 10⁻⁹ मीटर से लेकर और 10⁻⁻7 मीटर होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो कि कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, इसलिए आंसर हमारा बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं शामिल है। तो अजैव निम्नीकरणीय वस्तुएं कौन से शामिल है फ्रेंड्स, ये बताना है। 49 का तो हो जाएगा, जो कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स लकड़ी नहीं होगा, इसमें से पॉलीथीन हो जाएगा, प्रक्षालक हो जाएगा, पीवीसी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, बेकेलाइट हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा। तो हमारे बी और सी आंसर हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि अजैव निम्नकरणीय जो होता है, यह जो होता है फ्रेंड्स, यह ऐसा अजैव निम्नकरणीय उसको बोलते हैं हम लोग, जो वे पदार्थ जो कि जीवाणु तथा मृत परजीवियों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं टूटते हैं। तो याद रखिएगा, मृतोपजीवी वस्तु जो होते हैं वो उनके सरल पदार्थों में नहीं टूटते हैं। तो सरल पदार्थ में जैसे में लकड़ी, कागज, चमड़ा, ये तो मान के चलिए कि गल के टूट सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक जो होते हैं वो नहीं टूट पाते हैं। तो इसलिए इनको अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं ये। तो याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी और सी हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक और बेकेलाइट, डीडीटी जो होते हैं, यह मतलब कि नहीं टूटते हैं, ये सरल पदार्थों में नहीं टूटते हैं, इसलिए ये मृतोपजीवी इनको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी बोलते हैं इनको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 तथा 13 हैं। तत्वों का कौन सा युग्म जो है समान समूह से संबंधित है, तो बताना है। तो इसमें जो है ई और क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 50। तो बता देते हैं फ्रेंड्स कि ई तथा सी क्यों होगा, क्योंकि वे तत्व जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वह समान समूह से संबंधित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह, जैसे में ए है, तो ए का क्या हो जाएगा, 9 है। ए का क्या है फ्रेंड्स, 9 है। और हमारा जो है सी का जो है क्या है, सी का 17 है। तो देख लीजिए यहाँ पे सी का जो है हमारा 17 है। तो 17 को कैसे तोड़ते हैं, जैसे में ये 2 7 में टूटेगा, ये 2 7 में, और 17 जो है वो फ्रेंड्स 2 हमारा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और हमारा 7 हो जाएगा। तो 2 7 जो है ये मिल रहा है, तो ई सी ये समान तत्व हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हमारा ई सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और डायबिटीज़ ऐसी अवस्था है जिसमें अग्नाशय की कोशिकाएं जो हैं वह इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं। डायबिटीज़ जब होते हैं, जब किसी को डायबिटीज़ होता है, तो उस समय में अग्नाशय जो है, अग्नाशय की कोशिकाएं जो है वह इंसुलिन हार्मोन का बनाना बंद कर देती है, जिससे कि शर्करा का उपाचन नहीं हो पाता। इसलिए हमें जो है इंसुलिन का सुई लेना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ आयोग की स्थापना जो उस समय हुई थी वह 1997 में हुई थी। याद रखिएगा, जो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज़ आयोग की स्थापना जो हुई थी, तो उस 1997 में हुई थी, 1997 में हुई थी। और इंसुलिन का आविष्कारक जो हुआ था वो बेंटिंग एम बेस्ट ने किया था। याद रखिएगा, जो कि कनाडा के वैज्ञानिक थे। इंसुलिन की जो है वह आविष्कार, इंसुलिन का आविष्कार जो है वह किसने किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। याद रखिएगा, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। बेंटिंग बेस्ट ने किया था। याद रखिएगा, इंसुलिन की आविष्कार किसने किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था, जो कि 1921 में
1921 में किए थे और ये कनाडा के थे, याद रखिएगा। कनाडा के वैज्ञानिक थे बेंटिंग एवं बेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था कुंडग्रा में हुआ था। ऑप्शन याद रखिएगा, कुंडग्रा में कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कुंडग्रा में हुआ था। और इनकी माता का नाम तिरसला था, याद रखिएगा तिरसला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और महावीर के पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा इनका पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और महावीर का जन्म जो हुआ था ये किस कुल के थे, याद रखिएगा किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे। ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस कुल के थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे, याद रखिएगा। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, उन्हीं से यह अनुमति लेकर और गृह त्याग किए थे और सन्यासी बन गए थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए थे, याद रखिएगा। और पहला तीर्थकार जो थे वो कौन थे, तो हम लिख देते हैं फ्रेंड्स, पहला तीर्थकार जो थे, प्रथम तीर्थकार जो थे वह थे ऋषभदेव थे, याद रखिएगा ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। प्रथम तीर्थकार जो थे वो ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकार यह महावीर स्वामी हुए थे। तो याद रखिएगा ये सब। उनके पिता सिद्धार्थ थे, कुल किस कुल के थे, तो ज्ञात्री कुल के थे। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। उनके माता का नाम क्या था, तो तिरसला था। उनकी माता का नाम यहाँ पर लिख देते हैं, उनकी माता का नाम क्या था, तो तिरसला था। तो तिरसला कौन थी, तो तिरसला जो थी वह लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कुंडग्राम हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो याद रखिएगा पुराणों का जो है अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वो अलबरूनी था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कौन था, अलबरूनी था, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो वह कौन था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था अधिकतम भू राजस्व लेने वाला मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा। और इन्होंने अधिकतम खालसा भूमि शाही का प्रयोग किया था। या खालसा भूमि जो था उसका शाही प्रयोग सबसे ज़्यादा इन्होंने किया था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सर्वोच्च दीवानी रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ही ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और धराई कर और चराई कर यह अलाउद्दीन खिलजी ही नहीं लगाया था। कौन कौन सा कर, तो घराई कर और चराई कर जो है यह अलाउद्दीन खिलजी नहीं लगाया था, याद रखिएगा। और खालसा भूमि की स्थापना, खालसा भूमि का प्रयोग इसी ने किया था, याद रखिएगा। और बाजार नियंत्रण हमारा व्यवस्था हो गया, या दीवानी रियासत की स्थापना हो गया, यह अलाउद्दीन खिलजी ही ने किया था। तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अलबरूनी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अलबरूनी जो था वह किसके दरबार में किसके साथ आया था, भारत आया था, किसके साथ में आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा। अलबरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ आया था, याद रखिएगा। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज़्यादा अधिक गुलाम थे, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग 1,80,000 दास था। और दीवानी बंदगान का गठन जो है इन्हीं की देखभाल के लिए की गई थी। दीवानी बंदगान की जो है वह दीवाने बंदगान की जो है गठन जो है इन्हीं की देखभाल के लिए की गई थी, याद रखिएगा। और दीवाने खैरात स्थापित किया था इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवाने खैरात स्थापित किया था विभाग,
दीवाने खैरात, एक सेकेंड फ्रेंड्स, दीवान ए खैरात जो है कि विभाग की स्थापना जो है वह फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था, याद रखिएगा। और दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना भी दीवान ए मुस्तकराज को तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। दीवान ए खैरात की स्थापना जो है यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था, जो कि इन्होंने विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था। जो कि यह दीवान ए खैरात क्या होता था फ्रेंड्स, तो बता देना चाहता हूँ कि जो गरीब मुसलमानों, अनाथ एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, तो इसी के लिए ये दीवान ए खैरात स्थापित किया गया था। इसी से मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को, विधवाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता था दीवान ए खैरात से। तो याद रखिएगा इसको, और इसका याद रखिएगा, दीवान ए खैरात भूल जाते हैं आप लोग। खैरात में जो दान दिया जाता था तो गरीब मुसलमानों को दिया जाता था और विधवाओं को दिया जाता था, तो याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक शरीयत के अनुसार शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। और फिरोज शाह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिरोज शाह तुगलक जो था और नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण भी किया था, 5 बड़े नहरों का निर्माण किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है वह कौन किया था भारत में, तो फिरोज शाह तुगलक किया था, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही किया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर हमारा हो जाएगा अलबुकर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वह अलबुकर था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर जो था, इसकी जो है कार्यकाल जो है वो 1509 से और 1515 तक रही थी, याद रखिएगा, 1509 से 1515 तक इन्हें भारत में पुर्तगाली राज की स्थापना माना जाता है। और जो है अलबुकर की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा पर अपना अधिकार करना। अलबुकर की पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि गोवा पर अपना अधिकार करना। और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान जो थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। यह 1510 में जो है गोवा को जीता था। तो किससे जीता था अलबुकर? तो यह जो है आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह था, उसी से गोवा को जीता। कब? तो 1510 में, इसी के अपने कार्यकाल में जीता था। किसको? तो गोवा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये तो बहुत ही लाइटेड क्वेश्चन है, सी हो जाएगा ऑप्शन 57 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे थे, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी जो थे पहले भारतीय थे जिन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। तो याद रखिएगा, मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज था, उसी में भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे, तो याद रखिएगा। और इनकी एक गुजराती पत्रिका है राष्ट्रगोप्तर, इन्हीं की गुजराती पत्रिका है राष्ट्रगोप्तर, जो कि दादा भाई नौरोजी ने इसकी शुरुआत की थी। और पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक थी, इन्होंने ये स्टार्ट की थी, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने ही इसकी स्थापना, इसकी पत्रिका, ये रूल जो है पावर्टी 1901 में इस नामक पुस्तक की स्थापना 1901 में की थी, याद रखिएगा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है वह साबरमती से प्रारंभ की थी दांडी तक, याद रखिएगा। और यह कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को की थी दांडी मार्च की शुरुआत जो है। और 6 अप्रैल गांधी जी ने समुद्र तट से वहाँ से 6 अप्रैल 1930 को वहाँ से लौट गए थे। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 में की थी। और 6 अप्रैल को फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1930 को इसने नमक सत्याग्रह को तोड़ा था, तो याद रखिएगा।
ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। पंचायती राज विषय जो है निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा हो जाएगा राज्य सूची, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची में यह सम्मिलित रखा गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय शासन जो है पंचायती राज, जो कि राज्य सूची का विषय है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। और ये भी बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि 7वीं अनुसूची में 3 विषयों को शामिल किया गया था, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इन्हीं के अंतर्गत में ये आता है। और 73वें तथा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था, इसी के द्वारा क्रमशः स्थानीय शासन, पंचायती राज, ग्रामीण तथा शहरी स्वशासन राज्य की सूची में सम्मिलित है। तो याद रखिएगा। और यह जो था, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राज्य सूची हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स बताइए, आंसर हमारा हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा, इसलिए कि 42 में ही सब बहुत सारे संशोधन किए गए थे, उसी समय जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 ईस्वी द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष तो है ही, और दूसरा तीसरा बता देता हूँ फ्रेंड्स क्या होगा। तो दूसरा तीसरा जो है वह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और हमारा अखंडता जो है वह तीन शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और ये प्रस्ताव में अब तक एकमात्र संशोधन किया गया, जो कि 42वें संशोधन 1976 में हुआ था। और 1973 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद बाद में माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रखिएगा, 1973 में उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद वाद में माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल जो है नीति निर्देशक तत्वों का कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। तो भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है, जो कि आयरलैंड ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिया गया है। ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। और यह नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है भाग 4 में किया जाता है फ्रेंड्स, भाग 4 में किया जाता है, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 आर्टिकल, इसको फ्रेंड्स फिर से लिख देता हूँ हम, भाग 4 अनुच्छेद जो है हमारा 36 से 51 के बीच में है। कौन सा, तो नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, इसे संविधान में कल्याणकारिणी राज्य की संकल्पना के उद्देश्य से किया गया है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यह आंसर हमारा हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन हमारा आयरलैंड हो जाएगा, आंसर हमारा आयरलैंड हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है। तो 62 का आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 355 में है, जो कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में वर्णित है। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आपात जो है यह 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। उसके पास राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है। और हमारा वित्तीय आपात जो है 360 में है। 360 अनुच्छेद जो है इसमें यह जो है वित्तीय आपात है, याद रखिएगा। तो
राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय आपात जो है वह 3 बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात जो है अब तक 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। याद रखिएगा कब कब लग चुका है फ्रेंड्स, तो बता देता हूँ ये कब कब लग चुका है। तो राष्ट्रीय आपात जो है यह यहाँ पे लिख देता हूँ, यह 1962 में लगा था और 1971 में लगा था और 1972 में लगा था। याद रखिएगा 1962, 1971 और सॉरी फ्रेंड्स 1972 नहीं, 1975 में लगा था। यह 3 बार लग चुका था, 1962, 1971 और 1975 में लगा था। याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात जो है वह 3 बार अभी तक लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। मोहसिन फानी जो था, मोहसिन फानी, उसी के जहांगीर के समकालीन इतिहासकार मोहसिन फानी थे और जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी। याद रखिएगा। और इस ग्रंथ में अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिलता है और इसी में पहली बार अकबर के दीन ए इलाही को नए धर्म की संज्ञा दी गई थी। याद रखिएगा। और जहांगीर का आत्मकथा तुझी के जहांगीरी है, ये भी याद रखिएगा। जहांगीर का जो है ये जहांगीर जो है इसका जहांगीर का है, इसकी आत्मकथा है तुझू के जहांगीरी। याद रखिएगा। और अकबर ने 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया था, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मोहसिन फानी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तानी मजाहिब की रचना की, तो मोहसिन फानी थे। इन्होंने ही दबिस्तानी मजाहिब की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? बताना है। तो कौन नहीं था? तो आंसर हमारा हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे यह उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक 1885 ईस्वी में ही आयोजित हुई थी और पहली बैठक 1883 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा। उसके बाद से 1885 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बैठक हुई थी 1885 में, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। और इस आयोजन में जब स्थापना की गई थी, इस आयोजन में 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था, जो कि इसका आयोजन जो है बम्बई स्थित गोलुकदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी। याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वह वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। याद रखिएगा। वोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना। और दूसरा कांग्रेस अधिवेशन जो है 1886 में हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने किया था और यह कलकत्ता में किया था। याद रखिएगा। और प्रथम जो है प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम श्रेणी क्या नाम है? तो याद ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बृहत्तम हिमालय श्रेणी। हिमालय की श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी का क्या नाम है? तो बृहत हिमालय श्रेणी। क्योंकि हिमालय श्रेणी में बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है। याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे नवीनतम हिमालय का भाग है और वृहत लघु शिवालिक हिमालय श्रेणी का विकास टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वृहत हिमालय श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है?
आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा इंद्रावती नदी, जो कि इंद्रावती नदी जो है वह दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, याद रखिएगा। जो है दामोदर नदी है इसकी सहायक नदी जो है हुगली की, ये सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है, याद रखिएगा, दामोदर नदी है। हुगली की सहायक नदी जो है दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी, याद रखिएगा, या हुगली की सहायक नदी जो है दामोदर नदी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि इंद्रावती नदी नहीं है। दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है तो इंद्रावती नदी नहीं है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो बताना है आरोही क्रम में क्या होगा। तो सबसे पहले तो आंसर हमारा हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये बोल रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, ये मध्य बोल रहा है, मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। तो पहले नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, लास्ट में बांग्लादेश हो जाएगा। और याद रखिएगा जो कि सबसे ज़्यादा अगर सीमा की लंबाई बोलें भारत के साथ तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा की लंबाई जो है भारत के साथ वह 4096 किलोमीटर है, याद रखिएगा, 4096 किलोमीटर है। और चीन की जो है फ्रेंड्स वो है हमारा 3488 किलोमीटर है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का जो है वह है हमारा 3323 किलोमीटर है। और नेपाल का जो है फ्रेंड्स यह 1751 है, क्या है? 1751 है। और पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर है, और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान के साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ जो है वह 106 किलोमीटर है मात्र। सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ है जो कि 106 किलोमीटर है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों का क्या कहते हैं? इन जीवों को क्या कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा होलोजोइक हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स होलोजिनी, स्वपोषक हो जाएगा। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? तो स्वपोषक कहते हैं। फ्रेंड्स स्वपोषक क्या है? तो स्वपोषक वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और स्वपोषण कहलाता है हमारा। तो याद रखिएगा स्वपोषक उसे बोलते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उसे स्वपोषण कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, स्वपोषक हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है जापान के क्योटो शहर में वर्ष 1997 में हुआ था, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कहाँ हुआ था? तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था, याद रखिएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 5 सम्मेलन भी अभी तक हो चुका है, नहीं फ्रेंड्स हो नहीं चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल को 5 सम्मेलन भी कहा जाता है, +5 सम्मेलन भी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। यह संधि 2005 से लागू हुआ था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैंने जो बोला है कि 2005 से लागू हुआ था संधि, तो वह जैसे में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 5% की कटौती करना तय किया गया था, उसमें हमारा यह संधि जो है 2005 से लागू हुआ था।
ग्रीन हाउस जो है उसमें गैसों के स्तर में 5% की कटौती करना तय किया गया था। तो वो संधु मतलब 1990 में वो हुआ था, लेकिन 1990 प्रोटोकॉल वर्ष 1990 का प्रोटोकॉल में यह हुआ था कि ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में 5% की कटौती करना तय किया गया था, और यह संधि जो है 2005 से लागू कर दिया गया था। तो वही मैंने बोला था, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरा लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जो कि ओजोन परत का बढ़ना। जो कि ओजोन परत का बढ़ना जो है पर्यावरणीय चिंता नहीं है, क्योंकि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, याद रखिएगा। और ओजोन की सांद्रता जो है डॉप्सन इकाई में मापते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार जो है वो कौन सा गैस है? तो CO2 गैस है, याद रखिएगा। और ओजोन जो है, ओजोन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो ओजोन जो है O3 उसको बोलते हैं हम लोग। O3 जो है इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा, इसलिए O3 बोलते हैं इसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा 70 क्वेश्चन यहीं पे MCQ कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मेरा कैसा लगा वीडियो आज का? हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल फ्रेंड्स फिर। थैंक यू फ्रेंड्स।